हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी एंड न्यू की तरफ से एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिनको इंटरेस्ट है वो ज़रूर इसको कंप्लीट देखिएगा। टाइटल है जनाब के हाउ इंडिया कैन डिफीट चाइना यूजिंग अ सीक्रेट वेपन। तो कुछ कुछ अंदाज़ा मुझे लग रहा है, लेकिन हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर मज़ीद कमेंट्स करेंगे। 3 2 1 एंड गो। भारत का कंप्लीट मैप कैसा दिखता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, नो बल्कि कुछ ऐसा। ये हैं जी, अंडमान और अंडमान। निकोबार आइलैंड्स, जो सिर्फ आइलैंड्स नहीं, हमारा चाइना के अगेंस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेपन। मैंने सही सोचा था। कैसे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, चाइना को आखिर चाहिए क्या? चाइना और भारत की कहानी एकदम सेम एक्सेस टू सेम नहीं, लेकिन थोड़ी सी इंडियन सिमिलर। ओशन में दोनों कंप्लीट। एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। एक जमाना था जब बीजिंग दुनिया की रिचेस्ट सिटी थी और हम्पी सेकंड रिचेस्ट। लेकिन इन्वेजन्स के बाद, कॉलोनाइजेशन के बाद चाइना और भारत दोनों गरीब देश बन गए। 1947 में भारत को आजादी मिली और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म ने कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर को चाइना अपना नेशनल डे मनाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ। यूसी अगर जीडीपी की बात करें तो 1950s में इंडिया और चाइना का जीडीपी कुछ एक जैसा ही था। इनफैक्ट भारत चाइना से थोड़ा आगे ही था। ये डिफरेंस तब बढ़ने लगा जब चाइना ने बड़ा गेम पहचाना। चाइना जान गया था कि 21वीं सदी की वॉर बंदूकों की वॉर नहीं, इकोनॉमी की वॉर। और ये वॉर एक भी बुलेट फायर किए बगैर जीती जा सकती है। टेक्निक सिंपल है, दुनिया को कुछ ऐसा दो जो बाकी कोई भी ना दे पाए। दुनिया को खुद पर डिपेंडेंट बनाओ और दुनिया के लिए इररिप्लेसेबल बन जाओ। इस स्ट्रैटेजी के साथ चाइना बन गई दुनिया की फैक्ट्री। चाइनीज लोग एक थियोरी में विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चाइना मानता है कि 100 सालों के लिए जापान और वेस्टर्न देशों ने चाइनीज कल्चर को बर्बाद किया, यहाँ के लोगों को ओपियम एडिक्ट बनाया और देश को गरीब रखा। यू सी, चाइना और भारत की कहानी कितनी सिमिलर है। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चाइना के नेवर अगेन स्ट्रैटेजी को इंस्पायर करता है। फंडा सिंपल है, चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, हैमर और नेल। हैमर यानी वो एक लोग जो ठोकने दुनिया को वाले डोमिनेट और एक करते जो हैं, ठुकते और हैं। नेल यानी वो लोग जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा तो एक ना एक दिन डोमिनेट जरूर हो जाएगा। चैप्टर 2, मेड इन चाइना 2025। दुनिया के सारे कंपनीज की फैक्ट्री चाइना में। टेस्ला से लेकर एप्पल तक सारे बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना में प्रोड्यूस करते हैं और फिर दुनिया में सप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की फैक्ट्रीज में 996 वर्क कल्चर। 9 यानी सुबह के 9 बजे आने का, 9 यानी रात के 9 बजे तक काम करने का, और 6 यानी ये साइकिल हफ्ते के 6 दिन चलता है। 12 घंटे 6 दिन। दिवाली ईद की छुट्टी नहीं होती और रक्षाबंधन का 48 हाफ डे भी hours नहीं a होता। week। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में चाइना की ग्रोथ हुई है, ये एक फैक्ट है। चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के इस मिशन को मेड इन चाइना 2025 कहते हैं। लेकिन इस मिशन का एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना में बने इतने सारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचाए कैसे। इस एक सवाल की वजह से चाइना में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका तक और वेस्टर्न देशों तक अपने सारे प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहता है, और उसके लिए चाइना वन आफ्टर अनदर अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सीपैक उसी का पार्ट है। जैसे देशों में कम रेट में लोन देता है, एक ऐसा लोन जो चाइना को पता है कि ये सारे देश पे नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाते हैं, और चाइना फिर हम कब्जा करेंगे प्रोजेक्ट्स पर और उन देशों पर कब्जा कर लेता है। जिबूती से लेकर म्यांमार तक चाइना ने ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए। ऐसे पोर्ट्स हैं जिन्हें चाइना कंट्रोल करता है, इन्हें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ये है चाइना के अनमोल रतन, जिनके दम पर चाइना 21वीं सदी की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के कगार पर। बस एक प्रॉब्लम है, ये चैप्टर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, आज देखिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिनमें सिर्फ 38 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड्स भारत से 1500 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट मैप पर देखिए तो म्यांमार सिर्फ 300 किलोमीटर और इंडोनेशिया सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। क्यों? क्योंकि ये चाइना का रूट ब्लॉक करता है। ये है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत के पूरे लैंडमास का सिर्फ 0.2% है, लेकिन हमें हमारे टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 1/3 इन्हीं आइलैंड्स की वजह से मिलता है। यानी यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आने वाला हर वेसल भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही होकर गुजरता है। चाइना दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और चाइना का 53% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और अंडमान के इस छोटे एरिया से होकर गुजरता है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर चाइना एंड चाइना नोज दैट, क्योंकि ये उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए
इसीलिए चाइना बार बार इस एरिया में अपनी स्पाई सबमरीन्स भेजता है और इंडियन नेवी ने उन्हें पकड़ने पर कहता है हम तो बस पायरेसी को रोकने के लिए हम कर तो रहे घूम थे। रहे अब थे। एक साल के लिए भारत G20 नाम के दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है एंड वी फील प्राउड कि कुछ ही दिनों पहले प्रीव्यू ब्रीफिंग मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं, अंडमान में हुआ था। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का इंपॉर्टेंस भारत जान रहा है। चैप्टर 4 डेवलपमेंट इन द आइलैंड्स। आपको विश्वास नहीं जी। होगा लेकिन 2020 से पहले इन आइलैंड्स पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी नहीं था। लोग 50,000 रुपए महीने के पे करते थे सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, लेकिन सिचुएशन अब बदल रही है। पिछले कुछ सालों में अंडमान और निकोबार रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हुआ है, सिक्योरिटी सही। पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। इनफैक्ट चोला डायनेस्टी जिन्होंने भारत के कल्चर को इंडोनेशिया, थाईलैंड तक पहुंचाया, वो भी इन आइलैंड्स को एज अ नेवल बेस यूज किया करते थे। आज भी ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई भारत 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस एरिया में स्टार्ट कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या शामिल है? एयरपोर्ट जो मिलिट्री के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी यूज हो सकता है। इससे क्या होगा? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यहाँ तीनों पहुंच जाएंगे। साउथ में भी एक बेस बन जाएगा। यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा जो नेवी ऑपरेट करेगी। ट्रांसशिपमेंट का मतलब सी दुनिया भर की ट्रेड ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स में होती है, लेकिन सारे पोर्ट्स ऐसी बड़ी शिप्स को हैंडल नहीं कर सकते। उतनी जगह नहीं होती, उतनी डेप्थ नहीं होती, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती। आज के जमाने में भारत का ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से होकर गुजरता है। ट्रांसशिपमेंट के दौरान बड़े शिप से माल छोटे शिप्स में ट्रांसफर होता है और फिर भारत आता है। यानी आज भारत श्रीलंका पर निर्भर है। अब निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने के बाद भारत कुछ हद तक आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा। श्रीलंका एक ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन इकलौता ऑप्शन नहीं होगा। आज श्रीलंका में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट भारत पर भी हो सकता है। इन सारे प्रोजेक्ट से 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। ऑलमोस्ट 2.5 लाख। ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसकी खास बात यह है कि ये लैंड, सी और एयर कहीं से भी लॉन्च हो सकता है और इसकी एक्सटेंडेड रेंज 450 किलोमीटर की है। मैप्स पे देखें तो साफ साफ पता चलता है निकोबार आइलैंड्स पर जब ये मिसाइल स्टेशन होगा तो मलाक्का स्टेट से आने वाले कोई भी अग्रेसिव शिप को भारत टारगेट कर पाएगा। ये वीडियो एडिट करते समय हमें अग्नि मिसाइल्स के बारे में एक नया अपडेट मिला, जिनसे इन मिसाइल्स की रेंज 7,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। भारत 7 से 12,000 पॉलिसी अपनाता है, यानी कभी भी पहला वार नहीं करता, लेकिन ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल्स हमें प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा ऑप्शन जरूर देते हैं। ये भारत को चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी पावर देता है। कल जाकर अगर चाइना और भारत के रिलेशनशिप और खराब होता है तो ये आइलैंड्स, वहां लोकेटेड मिलिट्री और ये मिसाइल्स एक डेडली कॉम्बिनेशन भारत को देता है। चौक हो जाएगा ना उनका पूरा डेवलप करने की जरूरत है। ये एक्सपर्ट्स ने 1970s में ही कहा था, लेकिन इस पर काम अभी शुरू हो रहा है और ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते होते 30 साल गुजर जाएंगे। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सी, चाइना की नेवी भारत से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, इनफैक्ट यूएस से भी ज्यादा एडवांस्ड। बट इन अ फाइट बिटवीन अ बेयर एंड एन एलिगेटर, इट्स द टेरेन दैट डिटरमाइंस हु विंस। इसका मतलब यह है कि जियोग्राफिकल एडवांटेज एक ऐसी चीज होती है जिसको दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी बीट नहीं कर सकती। अगर आपको इस वीडियो से जी, तो हमने ख़ास तौर पे जो मेरे माइंड में आया था अंडमान एंड निकोबार ही होंगे, क्योंकि इकलौता वही है जो कि ये स्ट्रेट ऑफ पर्ल जो है, ये जो इन्होंने एक टेक्निक, हमने इस पे पहले भी एक बार वीडियो किया था इस पॉलिसी पे चाइना की, वो पूरी तरह से चौक हो जाती है। मतलब माल उठा तो लिया, लेकिन बिल्कुल बीच रास्ते में रुक सकता है माल। चारों तरफ इंडियन ओशन और फिर 3 साइडों पे इंडियन आर्मी, तो क्या कर लेगा चाइना। और इसी वजह से चाइना को भी अंदाज़ा तो है, वहाँ भी थिंक टैंक्स हैं और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया और मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अपने बढ़ाए हैं ताल्लुकात। अब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि चाइना एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, लेकिन हमारे यहाँ बड़े गीत गाए जाते हैं। ये नहीं समझा जाता कि यार वो लोग टोटली डिफरेंट है हमसे, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी शेप वगैरह, उनकी थिंकिंग टोटल डिफरेंट है और हम उनके लिए हैं जस्ट एक ज़रिया, ठीक है, एक टूल के तौर पे वो हमें इस्तेमाल करने वाले हैं। और गवादर पे जिस तरह से उन्होंने कब्ज़ा काइंड ऑफ किया हुआ है, गवादर की लोकल अवार्डी को जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ नेशनल्स को जॉब दी जा रही है। इसी तरह सी पैक पे ज़्यादातर इंजीनियर्स चाइनीज़ हैं
और ये जो इतनी इतनी भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क को जो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो जिस दिन इन्होंने फॉर एग्जांपल कल को ये मान मान लें कि जनाब दो कर्जा वापस, कहाँ से करेगा पाकिस्तान? कर ही नहीं सकता। और फिर वही होगा जो आम तौर पे आप और हम अगर किसी को पैसे दें या किसी से पैसे लें तो हमारे साथ होता है अगर हम वापस ना कर पाएँ कि पुत्र उन तो चीज़ ही ज़ाब्तो नहीं है। तो फिर वो ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो प्रोजेक्ट्स और उसके ऊपर जो सूद है उसकी बेस पे आसपास का लैंड जो है वो कब्ज़े में लेना शुरू करेगा। और एक पूरा एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल में इन्हें पाथ मिल सकता है सी पैक की फॉर्म में अपने सूबे से लेके गवादर जो कि इन्हीं का पार्ट बन चुका होगा। तो पाकिस्तान डिवाइड होगा एक सड़क के नतीजे में बीच में दो हिस्सों में, और वो एक्सक्लूसिव चाइना यूज़ करेगा। तो मेरे प्यारे भोले वाले पाकिस्तानी ये चीज़ पे गौर नहीं करते कि क्यों वो हमें भर भर के पैसा दिए जा रहे हैं जबकि हम इन रिटर्नों से कुछ दे ही नहीं सकते। तो बेसिकली हम अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन और अपने राइट्स चाइना को दे रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करते रहते हैं अपनी आवाम को जगाने की, होपफुली कभी देर ज़्यादा होने से पहले जाग जाए तो अच्छा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो सफ़ेद हाथी है ना इसको कंट्रोल सिर्फ इंडिया कर सकते हैं। जब तक इंडिया का डर चाइना को बना रहेगा, चाइना हमारे साथ अच्छा रहेगा। और जिस दिन अ, उसको लगेगा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक आपस में ठीक हो रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तान को देगा डंडा, इतना मुझे पता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।